जी, अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या अभी से क्वेश्चन वगैरह हम कोई रिगार्डिंग इंटरव्यू के पूछने थे कि सारे अभी ग्रुप में भी पोस्ट कर रहे थे कि इंटरव्यू वालों की डेट कब से रिवाइज होंगी, वो हमने बेसिकली इनसे सदीक भाई से पूछना था। सदीक भाई इंशाल्लाह आपको विद इन फ्यू मिनट्स वो भी ज्वाइन करेंगे। वैसे वो इसमें है इसमें, लेकिन वो अभी ड्राइव कर रहे हैं और थोड़ी देर में ऑफिस भी आ जी जाएंगे। जी। नहीं नहीं, वो आपने बोला था ना इंटर कि अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप जी जी, इंटरव्यूज का जो बता है दें, वो, तो मैंने इसलिए। जी जी, इंटरव्यूज की डेट्स का सर अभी थोड़ा सा पहले बायोमेट्रिक्स को क्लियर करेंगे। और बायोमेट्रिक्स की डेट्स वो बहुत स्पीडली डेली बेसिस पे अभी वो सदीक भाई करते हैं, 20 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। और जी। होपफुली अगर ये सैटरडे संडे ना ऑन हुआ तो इनका नेक्स्ट सैटरडे संडे भी ये ऑन कर देंगे इंशाल्लाह। तो उसमें काफी ये फास्ट काम कर देंगे। अच्छा, क्योंकि जब आपका जब जी जी। आपका इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू के दिन ही आपके बायोमेट्रिक्स भी हो जाते हैं। और जब ये टाइम आ जाता है, इस टाइम पे आके जब डिसीजन फॉर्मेशन आता है, जिस दिन इंटरव्यू हुआ वेरी नेक्स्ट डे भी आपको डिसीजन आ सकता है। एक सेकंड मुझे कॉल आ रही आवाज कट रही है आपकी, मेरे ख्याल से अस्सलाम लिंक थोड़ा सा। वालेकुम। अब आवाज आ रही है सबको? वालेकुम है। जी सर आ रही अस्सलाम, है। क्या हाल है सदीक भाई? जी जी जी, अब बिल्कुल आई है ठीक। सदीक भाई। हाँ जी, सॉरी मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। देख रहा था कि कुछ लोग मजीद आ जाते तो हम सेशन को स्टार्ट करते। तो अभी जो है ना वो मैं रास्ते में ही हूँ। तो उसामा जो है ना, उसामा और अफान ये सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह 15 मिनट्स में मैं भी इसको जो है वो आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा। उसामा। जी जी। जी सर जी। हाँ जी, आप जो है वो स्टार्ट करें इसको। अफान और आप। तो मैं इंशाल्लाह रास्ते में ही हूँ। हार्डली 10 मिनट्स तक पहुंच जाएगा। प्लीज कंटिन्यू करें इसको। अफान भाई। बेसिक आपका जो इंटरव्यू है वो आपके उससे स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन से। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, आपसे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो आपसे मांगेंगे। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन, जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो तो है, वाई स्वीडन, वाई दिस कोर्स, वाई, व्हाट डू यू नो अबाउट योर कोर्स कंटेंट्स, कोर्स स्ट्रक्चर। और इसके अलावा जो मेजर क्वेश्चन आ जाता है वो कोर्स की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है, इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को मेंशन कर देते हैं। और दरम्यान में अगर भाई को कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो आप ड्रॉप कर सकते हैं डेफिनेटली चैट बॉक्स देखिए में, उसमें भी हम। एक मिनट, सबसे पहले सब सब अपने आप को ना म्यूट कर लें। ताकि जिसका जो क्वेश्चन होगा वो खुद ही अपने आप को जो है वो अनम्यूट कर लेगा। सबसे पहले म्यूट कर लें ताकि जो है ना वो हमारा जो ऑलरेडी सेशन थोड़ा सा लेट हो चुका हुआ है उसको जो है वो हम प्रॉपर तरीके से जो है वो कर सकें, ताकि सब लोग टाइम निकाल के आए हैं, उनका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो प्लीज सब अपने म्यूट कर लें। और सबसे पहले तो सबको वेलकम, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें आए हैं। और थोड़ा सा थोड़ी सी तैयारी भी चल रही है इंटरव्यू वाले स्टूडेंट के। जो बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट्स है वो तो आ गई हैं। और ये अपॉइंटमेंट्स इंटरव्यू वाली किसी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो पहले तो ये नहीं कि सबके साथ हम स्टैंड कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी खबर मिलेगी। और बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। देखें, एक असेसमेंट ही होती है किसी भी बंदे की। हम लोग कौन से एम्बेसी के लोग हैं जो हमने कह दिया तो हमारी की बात हर पे आखिर हो जाएगी। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि हम इतने अरसे से स्टूडेंट एम्बेसी से काम कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं। और इसमें जो है वो आज जो कन्वर्सेशन चल रही है इसमें उस्मान भाई भी हैं, उस्मान रफीक का मुल्तान। ये भी बड़ी अच्छी कंसल्टेंसी करते हैं, भाई हैं हमारे। उसके अलावा एक मैं देख रहा था पेशावर से हैं आमिर भाई हैं। वो भी माशाल्लाह कंसल्टेंसी करते हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। कि वो
वो भी हमारे साथ इस में शामिल हैं आज के जूम वेबिनार में। तो हम उनका जो है वो नॉलेज उनसे भी फायदा उठाते हुए उनको भी मौका देंगे कि वो भी आए। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स को हम गाइड करेंगे इंटरव्यू के हवाले से, और आने टाइम में जो उनको प्रॉब्लम्स आने वाली उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि बहुत अजीबोगरीब सी कॉल्स आ रही हैं आजकल, लोग गुस्से में भी हैं कि आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है उसमें, बल्कि उस्मान भाई मुल्तान से हमारे साथ थे, उनको भी पता है कि हम लोग जो है वो बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट्स के लिए वहां पे नहीं थे गए। हमारा जो वहाँ पे बेसिक मकसद था जाने का, वो रिक्वेस्ट ये थी कि जो है वो अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल की जाए। उसके अंदर हमने मेंशन नहीं था किया हुआ कि सिर्फ बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट्स दे दें। और हम लोगों को एम्बेसी का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना, और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिलीफ मिला है, वो भी आपके भाई हैं। जिस तरह जिस एम्बेसी पे प्रेशर कम होता जाएगा, बायोमेट्रिक से लोग निकलते जाएंगे, वो थोड़ा आसान काम था। तो आपकी बारी अब जल्दी आ जाएगी। इनफिनिक्स भाई अपना माइक म्यूट करें प्लीज। इनफिनिक्स सदीक भाई, उसामा भाई, जो आप लोगों के पास ना एक ऑप्शन होगी, उसमें आप सब लोगों को ना म्यूट कर सकते हैं। काइंडली आप अपनी ऑप्शन एडमिन यूज करता हुआ म्यूट कर दे सबको। सदीक भाई ने किया है लेकिन वो अनम्यूट कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स दरमियान में से। सदीक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। सदीक भाई की अभी की आवाज़ नहीं आ रही, उनकी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि हमने वहाँ पे उस्मान भाई आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि हमने वहाँ पे जो रिक्वेस्ट की थी वो यही थी कि सिर्फ जो अपॉइंटमेंट्स की डेट्स हैं उनको चेंज करें, जो उसमें स्पेसिफाइड नहीं था कि बायोमेट्रिक्स की करें और इंटरव्यू की ना करें, या इंटरव्यू की करें और बायोमेट्रिक की ना करें। सामने सब स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकल भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही, म्यूट हुए हो आप। जी हेलो, आवाज़ आ रही है खान जी? क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट नेम पूछते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। बासित को फोन करना भाई। आप सिबलिंग्स का पूछ सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद आपसे पूछेंगे सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद आप अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड नेम, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, और आप अपने आप को पाकिस्तान में किस तरह सपोर्ट करते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। उसमें आप अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस का बताएंगे कि जी मेरा ये बिजनेस है, मैं इस बिजनेस से इतनी इतनी इनकम है मेरी, जो मैं अपनी स्टडीज के लिए मैंने गैदर की है अमाउंट। अगर आप पेरेंट्स पे हैं तो आप फिर बताएंगे कि जी पेरेंट्स जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं या उनका अपना कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहां से ये इतनी सैलरी ले रहे हैं, उन्होंने ये एक फंड्स इकट्ठे करके हमें मेरे अकाउंट में रखे हैं, जिसको यूज करते हुए मैं अपनी स्टडीज पे यूज करना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, किस तरह की जॉब करते हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको, ये स्पेशली फैमिलीज के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हस्बैंड है तो मेन एप्लीकेंट और स्पाउस का, वाइफ का पता हो कि वो क्या करती है। अगर वाइफ है मेन एप्लीकेंट तो हस्बैंड का पता हो। उसमें फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप किस किस्म के घर में रह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हाउसिंग यू हैव इन पाकिस्तान। तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, कितने रूम्स हैं, इन चीज़ों को मेंशन करें। और घर का एरिया बता दें, जगह लोकेशन बताएंगे कितनी है। अब तो सब कुछ आ रहा है, शेयरिट वगैरह यूट्यूब मैंने की है। उसके बाद आपका है कि एक मेजर क्वेश्चन आया था कि हाउ यू विल ट्रांसफर योर फंड्स इन स्वीडन। उसमें आप कह सकते हैं कि भाई फॉर द इमीडिएट एक्सपेंसेस आई विल टेक लाइक 5 to 6,000 euros with me. Immediate expenses includes accommodation, traveling, food, and some other expenses for your own pleasure. उसके बाद and for the rest of the amount I will, as soon as I open my bank account in Sweden, my parents, my sibling, brother, sister, whoever is sponsoring you, he will transfer that amount in my Swedish account using money exchangers or the bank transfer.
उसके बाद आपसे अगर आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपके बैंक का नाम क्या है, आपने अकाउंट किस डेट को खुलवाया है, आपके पास अमाउंट कितनी पड़ी हुई है। ये सारी चीजें आपको आपकी ऑलमोस्ट फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है, आपका बैंक अकाउंट किस डेट को किस ईयर में खुला था, और आपके बैंक का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है वो इसमें इस चीज को इतना फोकस नहीं करते हैं। आपके स्टडी बैकग्राउंड पे आपकी थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए। जो मेजर फॉर एग्जांपल डेफिनेशंस होती हैं, हर कोर्स की डिफरेंट होती हैं, आईआईटी में डिफरेंट एग्जाम डेफिनेशंस होंगी। आपको आपकी डेफिनेशंस एटलीस्ट मेजर मेजर जो हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके जो है केस ऑफिसर पूछ सकता है, वो आपके जहन में होनी चाहिए। वो आपसे मैट्रिक से लेके आपकी डिग्री तक की क्वालिफिकेशन पूछेगा, क्या किया, कहाँ से किया, किस ईयर में किया। और इसी के दौरान जब आप अपनी फाइनल फॉर एग्जांपल आपने बैचलर किया हुआ आईटी में, तो वो आपके आईटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। और वो क्वेश्चन वो आपकी एसओपी से भी निकाल सकता है, क्योंकि एसओपीज में आपने अपने कोर्स कंटेंट्स को मेंशन किया होता है, जो आपने फर्दर पढ़ने आपने पिछले कोर्स को मेंशन किया होता है, कुछ स्किल्स मेंशन की होती हैं कि मैंने ये चीज इस कोर्स में सीख ली है और अब नेक्स्ट कोर्स में मैं ये फलां चीज सीखूंगा। तो वो उन चीजों की डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि आपने ये वर्ड यूज किया, ये क्यों किया, आप इस वर्ड के बारे में क्या जानते हो, या आपने कोई सेंटेंस लिखा है तो आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें। तो आपकी एसओपी भी जो है वो आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपके मेजर क्वेश्चन जो आपकी एसओपी में से निकलेंगे। उसके बाद स्वीडन एम्बेसी जो वो एंटी एजेंट पे काम करती है। उनकी कोशिश होती है कि जो है वो लाइक कंसल्टेंट से ना किया जाए, वो उनकी अपनी एक पर्सनल रीजन है। तो उसमें उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अप्लाई कैसे किया, हाउ उस पर फिर आपका है कि आपको प्रॉपर प्रोसेस का पता हो, वेबसाइट का पता हो, universityadmissions.se पे आपने अप्लाई अपना पोर्टल बनाया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अपने कोर्स क्या नाम है कोर्स सेलेक्ट किए और अपने पोर्टल की फीस पे की, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए बिफोर द एंड डेट। उसके बाद आपको पता हो कि आप किस किस कोर्स में आपने अप्लाई किया हुआ है, किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और आपकी प्रायोरिटी क्या है। फिर आपसे वो पूछेगा कि आपने स्वीडन को क्यों चूज किया है, तो आप स्वीडन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप उसको विकिपीडिया करें, आप उसको गूगल करें। अब एक ही चीज अगर फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ स्वीडन को भी थोड़ा सा अफान भाई एक्सप्लेन करेंगे बाद में, क्योंकि अफान भाई पर्सनली वहाँ पे रह के आए हुए, एक स्टडी की हुई है अफान भाई ने वहाँ से। तो इसको स्वीडन को डिटेल में अफान भाई एक्सप्लेन करेंगे। कोर्स डिटेल्स का वो पूछ सकते हैं आपसे। कोर्स डिटेल्स में फॉर एग्जांपल आपका मास्टर में हुआ है, आपको पता हो कि आपके कितने क्रेडिट्स का कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स हैं, पर कोर्स पे कितने क्रेडिट हैं। एक सेमेस्टर 30 क्रेडिट्स का होता है। एक कोर्स जो वो कोर्स कोऑर्डिनेटर पे बेसिकली डिपेंड कर रहा था कि वो किस तरह से कोर्स को उसने डिफाइन किया हुआ। मोस्टली ये होता है 7.5 क्रेडिट का कोर्स होता है, समटाइम 15 क्रेडिट का कोर्स, और उसमें प्रोजेक्ट भी आ जाता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपका जो कोर्स है वो कितने क्रेडिट्स का है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स हैं आपके, और आप फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशली कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। आपसे वो फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल्स के नाम से पूछ सकता है, आपसे कोर्स कंटेंट्स पूछ सकता है, कोर्स स्ट्रक्चर। एक ही क्वेश्चन जो है वो कुछ 3-4 ऑप्शंस में अवेलेबल होता है। वो आपसे पूछ सकता है कि आप इन कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स डिटेल्स, मॉड्यूल्स, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो उसने पूछने ही पूछने। फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का वीजा इसीलिए रिफ्यूज हो गया था कि उसको इंटरव्यू में अपने कोर्स की स्टार्टिंग डेट का नहीं पता था। इवन दो उसने तैयारी की, उसने अपना वीजा खुद ही फाइल किया, लेकिन इंटरव्यू में उसको भूल गया कि मेरे कोर्स स्टार्टिंग डेट क्या थी। उस बेस पे वीजा रिफ्यूज हो गया था। तो ये चीजें, इन चीजों पे फोकस करना है कि आपको ये चीजें, बेसिक चीजें जो है ये आपको पता हो। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि आपका प्लान क्या है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टडीज। उसमें मेजर थिंग जो आ जाएगी वो आपकी एसओपी आएगी। अगर आपने आपकी एसओपी में लिखा हुआ है कि आप इसके बाद बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो आप इंटरव्यू में भी अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को ही क्लियर करेंगे। अगर आपने उसमें पीएचडी का लिखा है कि मैं अभी पीएचडी करूंगा उसके बाद, या पीएचडी करूंगी, तो उसमें आप डेफिनेटली आप अपने थीसिस को, आप अपने कोर्स जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करते हुए कि मैं क्या सीखूंगा इस कोर्स में, क्या मुझे बेनिफिट्स देंगे, ताकि मैं अपनी जो डॉक्टरेट लेवल की स्टडीज है वो मैं अपनी स्टार्ट करूंगा, और उसमें मेरा फाइनल थीसिस, माय प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, ये चीजें जो है ये मुझे हेल्पफुल होंगी। और मैं अपनी पीएचडी में एक अच्छी प्रोग्रेस, कोई जो अगर कोई चीज ऑलरेडी इन्वेंटेड है तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या मैं अपना नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज यूज करके मैं कोई नई
इन्वेंशन कर सकता हूँ। तो मैं आपका फोकस आपके एसओपी से क्लियर होगा कि आपने एसओपी में क्या लिखा हुआ है। अगर एसओपी में फ्यूचर प्लान के बारे में आपने कुछ नहीं मेंशन किया है तो फिर एक पॉइंट पे स्टिक होइएगा और उसी पॉइंट पे एंड तक। वो क्वेश्चन दोबारा भी आपसे किसी और सेंस में पूछ सकता है, लेकिन आपको उसी पॉइंट पे रहना है कि यहाँ आपने स्टार्ट बिजनेस करना है, आपने पीएचडी करनी है। अगर दोनों आपके क्वेश्चंस के आंसर्स डिफरेंट हो गए कि पहले क्वेश्चन पे आपने कह दिया कि मैं पीएचडी करूंगा, दूसरे क्वेश्चन में आपने कह दिया कि मैं बिजनेस करूंगा, तो इस बेस पे भी वीजा रिफ्यूज हो सकता है। उसने कहना है कि आपका फ्यूचर प्लान ही क्लियर नहीं है कि आपने क्या करना है। उसके बाद आपको कि आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। पाकिस्तान में आप उसको कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्टडीज है वो मोस्टली थ्योरेटिकल स्टडीज है, प्रैक्टिकल स्टडीज इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। तो आप उसको कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम से मैं एक तो प्रैक्टिकल वर्क जो है वो करूंगा, दूसरा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा, तीसरा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे जो आपके इन फ्यूचर आपको बिजनेस कैरियर में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। आप अगर पीएचडी की तरफ जा रहे हैं और कोई आपके साथ स्टूडेंट्स और भी पीएचडी की तरफ जा रहे हैं तो आपकी उन स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अच्छी है, डेफिनेटली वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आप उनके साथ मिलकर एक चीज। तो ये चीजें हैं कि आपको प्रोग्राम के बेनिफिट्स लाजमी पता होने चाहिए कि आप बेनिफिट्स जो होंगे वो आपके कोर्स कंटेंट से निकलेंगे कि आपने कोर्स में क्या पढ़ा है, किस तरह से हेल्प कर रहा है आपको। मेजर थिंग्स देखें उसकी, उसका जो आपका है जो भी कोर्स है, आप उसकी कोर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका कैरियर्स में जाके आपको ऑप्शंस नजर आ जाएंगे कि इस कोर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर उन जॉब्स को पाकिस्तान की जॉब से कंपेयर करके आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास पाकिस्तान की डिग्री हो तो मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी कंपेयर टू अगर मैं स्वीडन की डिग्री की बेस पे पाकिस्तान में जॉब अप्लाई करता हूँ तो मुझे डेफिनेटली हैंडसम सैलरी पैकेजेस मिलेंगे, अदर फैसिलिटीज भी मिलेंगी। फिर उसके बाद आपसे वो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, कब से बनी है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, उसमें कौन कौन सी लैब्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह की लैब्स हैं, ये सारी चीजें भी आपकी फिंगर टिप्स में चाहिए। उसके बाद आपसे आपके सिटी से क्वेश्चन होंगे कि सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, सिटी के बारे में और उसके सराउंडिंग सिटीज में आपने देखना है कि आपको नियर बाय सिटीज कौन कौन से पड़ते हैं। वो आपको सारा 3-4 सिटीज का आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए जो आपके नियरेस्ट पड़ते हैं। और उसके बाद कोर्स की जो आपकी पर सेमेस्टर फीस है वो आपको पता होनी चाहिए। कोर्स की टोटल फीस आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपको आपके पोर्टल की फीस जो कि 900 स्वीडिश क्रोन है वो आपको पता होनी चाहिए। आप उसे पूछ सकते हैं आपने कैसे पे किया, उसमें आप कह रहे आपने खुद कार्ड से पे किया तो आप कह देंगे मैंने अपना ओन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज किया है। सॉरी, अगर किसी के कार्ड से पे किया तो आप उसको कह सकते हैं वो मेरा रिलेटिव है या मेरा दोस्त है, मैंने उसका कार्ड यूज किया और मैंने ये फीस पे की है। उसके बाद वो आपसे दोबारा एक ही क्वेश्चन है जो पहले पूछा था वाई स्वीडन, उसको वो और भी तरह से अगर पूछता है कि आपने स्टूडेंट स्वीडन के लिए पाकिस्तान या अदर कंट्रीज को क्यों नहीं चूज किया, स्वीडन को क्यों चूज किया, उसमें भी आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो सवाल को वो घुमा के पूछ सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट स्वीडन में भी आपको इसी तरह से व्हाट डू यू नो अबाउट स्वीडन आ जाएगा और व्हाट डू यू नो अबाउट कंपेयर अवर स्वीडन विद अदर कंट्रीज। तो आपको कंपैरिजन आपने करना है लिविंग स्टैंडर्ड्स का, यूनिवर्सिटी फीसिस का और स्टडीज का, कि वहाँ पे स्टडीज का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है। कुछ यूनिवर्सिटीज में अकोमोडेशन और ये सारी चीजें महंगी हैं, यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ कंट्रीज में। तो ये सारी चीजें आप कंपेयर करके आप स्वीडन को प्रेफर करेंगे उस चीज में कि आपने स्टूडेंट को क्यों चूज किया। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि आपने अपना वीजा फाइल किस तरह से किया है। वीजा फाइल के लिए आपको पता होना चाहिए कि वीजा जो आपका है वो migrationsworker.sc की वेबसाइट पे जाके फाइल होता है। आप उसे बताएंगे मैंने migrationsworker.sc पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद मैंने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो फिल की, साथ साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें आपका पहले नंबर पे पासपोर्ट आ जाता है, दूसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट आ जाती है और एक सेकंड तीसरी क्या थी अफान? अकाउंट, पासपोर्ट, अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट और यूनिवर्सिटी एडमिशन का जो लेटर होता है। हाँ, यूनिवर्सिटी एडमिशन का लेटर, थैंक यू। नोटिफिकेशन जो लेटर है ये आपका मिलता है जब आप यूनिवर्सिटी एडमिशन.sc से जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ तो वहां से आप डाउनलोड करते हैं। वही एक लेटर है जो अपलोड होता है। ये 3 चीजें, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं,
पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट में आपने अकाउंट मेंटेनेंस, आपको पता उसमें ये चीजें मेंशन होती हैं अकाउंट मेंटेनेंस में कि अकाउंट कब से खुला हुआ है, ये भी आपको आपके बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आपको हेल्प करता है। हैव यू अप्लाइड थ्रू एनी कंसल्टेंट, इसमें आपने यस नहीं करना कभी, उसमें आप उसको सारी डिटेल्स खुद बता रहे हैं कि मैंने एडमिशन कैसे अप्लाई किया, मैंने वीजा कैसे अप्लाई किया, तो अब डेफिनेटली आपका आंसर नो होगा। एम्बेसी की फीस 1500 स्वीडिश क्राउन है, आपने कार्ड से अपने से पे की या किसी दोस्त के कार्ड से पे की, आप डिटेल में ये भी आप उसको बता सकते हैं। खान भाई आगे फर्दर आप ऐड करेंगे स्वीडन के बारे में प्लीज। पानी पी रहे हैं, स्वीडन के बारे में वो ऐड करते हैं थोड़ा सा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था, क्या वो भी पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें सर। इस तरह के अगर कोई पूछे कि भाई आपके रिलेटिव हैं स्वीडन में, तो मैं उनको क्या आंसर करूं इसका? अगर क्लोज रिलेटिव में कौन है वहाँ पे? मेरे पप्पू का बेटा होता है, वो मालबो में होता है। तो सर क्लोज अंटिल अनलेस आपके क्लोज रिलेटिव है लाइक ब्रदर सिबलिंग्स और पेरेंट्स में से कोई है तो आप उसको डिक्लेयर करें, अदरवाइज उसको ना डिक्लेयर करें। क्योंकि मेरी जो फीस अगर वो जिस तरह आपने बताया कि भाई कार्ड से, तो वो तो मेरे कजन ने स्वीडन से ही वहीं से सबमिट की थी, तो वो तो उनके कोई इशू पास नहीं, आप उसे आई कह होगी ना सकते हैं इन्फॉर्मेशन। फैमिली फ्रेंड्स है मैंने जहाँ से पे की है। अच्छा ठीक है जी, क्योंकि ये आपकी अच्छा। केस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इसमें वो कहते हैं कि थोड़ा सा उनके पॉइंट ज़हन में ये चीज़ लाजमी आ जाती है कि आप वापस नहीं आएंगे, आप वहीं पे स्टिक करेंगे। तो उसका फिर मुझे ये आंसर करना चाहिए कि भाई मेरे फैमिली फ्रेंड्स तो उन्होंने पे कर दिया। जी ठीक है। सर और मेरा भी क्वेश्चन था एक। जी जी ठीक, सर मेरे भाई होते हैं नॉर्वे, तो उन्होंने फीस पे की है, फीस ना पे की है मेरी, तो उसका फिर क्या यूनिवर्सिटी की हम फीस। बताएं? हाँ जी, यूनिवर्सिटी की फीस। अफान भाई यूनिवर्सिटी की फीस भाई ने पे की है स्वीडन से ही। नहीं, भाई नॉर्वे किस से, नॉर्वे स्टेटस से। पे आपके? नॉर्वे से की है। हाँ, भाई जॉब ही स्टेटस उनका करते हैं तो। बताना है? नहीं, पूछने पे बताना है, खुद से ना बताए। पूछने पे बताना है, खुद से नहीं बताना। अगर वो क्वेश्चन ठीक पूछेंगे होगा, यूनिवर्सिटी फीस कैसे पे की है, तो बता दे लो। नो इशू, आप बता सकते ठीक होगा, थैंक यू। हैं। लेकिन ठीक है। अंटिल मेरे भी अनलेस वो कजन ने पूछे, की हुई। अंटिल अनलेस वो पूछे ना, आपने खुद से नहीं बताना। नहीं, मैं भी नहीं इसी नहीं, खुद चीज का से नहीं पूछ रहा हूँ। बताएंगे। ठीक, मेरी भी आपका यूनिवर्सिटी फीस मेरे कजन ने पे की है ना वहीं से। ठीक है, फिर आप बता सकते हैं कि कजन है वो वहाँ पे स्टडी कर रहा है, किस स्टेटस पे है वो उसके पास तो वहाँ पे वो नेशनलिटी है वहाँ की। जी आप बता सकते हैं कि वो वहाँ के नेशनलिटी होल्डर है। अब लेकिन अव्वल तो वो यूनिवर्सिटी फीस का इस तरह नहीं पूछेंगे कि किसने पे की है। ठीक है। ठीक आप उसे कह भी सकते हैं कि माय फैमिली फ्रेंड्स ने पे किया, उनके पास आपकी वो दोनों की एफआरसी थोड़ी निकाल के उन्होंने रखी होनी है आपकी। ठीक, ये भी है। ठीक। इसके सर अलावा एक और किसी भाई क्वेश्चन का? था। जी 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 जी। सर ये कि मैं मैरिड हूँ, तो मुझे अपना एफआरसी लेके जाना चाहिए जिसमें मेरा वाइफ और फादर बेटी का हो, या जो मदर या अपने फादर के साथ है या भाइयों के साथ है वो लेके जाना चाहिए? नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, अपनी फैमिली वाइफ और किड्स के साथ जो वो वाला एफआरसी लेके जाएं। ठीक होगा। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। हम अभी थैंक यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अभी चल रहा है? ऑलमोस्ट सर जी मैंने तो सिर्फ स्वीडन के बारे में रह गया, वो अफान भाई ने बताना है, वो आप बता दें। बाकी ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस थे उसपे मैंने एक दे दिया। फिर भी जो क्वेश्चन जिस भाई का होगा वो भाई इंशाल्लाह एक साथ क्वेश्चन क्लियर था। हो जाएगा। जी सर। हेलो जी जी भाई, लास्ट टाइम मेरा जो है रिजेक्ट हुआ था, और मेरे जो है वो ब्रदर होते हैं वो सारे स्पेन होते हैं, 4 भाई हैं। तो मैंने लास्ट टाइम उनको बताया था कि वो स्पेन में होते हैं, तो ठीक क्या है। मैं उनको अभी दोबारा से अगर चेंज करूँ, मैं कहूँ कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, या कुछ भी फैमिली के अबाउट उनको कुछ बताऊँ? मेरी वालदा भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो मेरे भाई कर रहे हैं। तो क्या ठीक उनको है मैं कहूँगा कि भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं वो स्पेन होते हैं, या उनको खुद से कहूँ कि मैं खुद ही आपको अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा हूँ? रिक भाई इस पे आप आंसर देंगे प्लीज। यार ये क्वेश्चन देखिए, आप लास्ट में अगर आपने शो कर दिया कि आपके भाई वहाँ के हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते वहाँ पे वो नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल लास्ट में अगर आपका वीजा कौन सी आप नॉर्डिक वेस्ट वाले नहीं है स्टूडेंट है, हैम्पशायर यूनिवर्सिटी से जी भाई, कौन आपका सी? हैम्स्टर्ड यूनिवर्सिटी से लास्ट टाइम कोर्स रिफ्यूज हुआ था क्या? नहीं नहीं, लीनियस से ही हुआ था। अच्छा नहीं है, तो आपकी रिफ्यूजल को उन्होंने क्या मेंशन क्या किया था कि आपकी टाइज नहीं है कंट्री के साथ, या आप जाके वाकई आप रिफ्यूजल की रीजन क्या दी थी उन्होंने?
उन्होंने ये कि फ्यूचर प्लान से वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि मैंने उसको फ्यूचर प्लान ये बताया था कि मैं वापस आके पहले जॉब करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, उसके बाद बिजनेस जो है वो करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि तुम दो चीजें कह रहे हो, कि तुम जॉब भी करोगे और तुम बिजनेस भी करोगे, तुम एक देखिए चीज इसमें यही मतलब चीज मैंने थोड़ी देर फ्यूचर प्लान पहले क्लियर मेंशन नहीं है। की कि आप, हाँ यही चीज मैंने मेंशन की थी फ्यूचर प्लान्स में, कि बिल्कुल आप एक चीज पे स्टिक करेंगे। अगर आप जॉब का बिल्कुल। कह रहे हैं तो आप जॉब पे रहेंगे, अगर आप बिजनेस का कह रहे हैं बिजनेस पे रहेंगे, अगर आप अपनी एसओबी में पीएचडी का कह रहे हैं तो आप अपने पीएचडी पे ही स्टिक करेंगे। जहाँ पे आपके आंसर बस में इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ थोड़ी सी जाएगी, गलती हो गई थी। हाँ जहाँ पे अभी आप जो कॉन्ट्राडिक्शन है आएगी ना वहां पे वो आप डाउट में आएंगे। अच्छा देखिए थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। पहले तो मैं यानी कि सबसे माजरत करता हूँ जी कि आप हमारा टाइम था, मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में स्ट्रक हो गया था। तो उसामा और खान ने मेरे ख्याल में आपको इंटरव्यू के हवाले से तो काफी अच्छा गाइड कर दिया। मैं थोड़ी सी टिप्स आपको ही देना चाहता हूँ। आज हमारा पहला सेशन था इंटरव्यू का, तो हम लोग जो है ना 4 से 5 सेशन करेंगे इंटरव्यूज के ना। तो डेफिनेटली आप लोगों की जो क्वेश्चन है उनको भी हम लेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट कि जब आपने यानी कि इंटरव्यू के लिए जाना है, पहली बात तो ये कि अभी तक कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं आउट ऑफ इनटेक का ना। नॉर्मली ये होता है कि जब इंटरव्यूज होते हैं तो स्टूडेंट्स के फीडबैक से हमें कुछ नई चीजें पता चलती हैं, तो हम क्वेश्चन में भी वो ऐड कर लेते हैं और स्टूडेंट्स को बता भी देते हैं कि भी अभी जो एम्बेसी में क्वेश्चन ये चल रहे हैं उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। तो एक चीज तो आप जेन में रखिए कि जब आपको अभी इंटरव्यू की कॉल आती है तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है कि जी पता नहीं बहुत सारे लोगों का विदाउट इंटरव्यू डिसीजन आ गया, जिनके इंटरव्यू आ गए शायद उनके वीजा भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू जो होता है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की एसओपी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स की इंटरव्यू है उनकी एसओपी अच्छी नहीं है, ये भी एक फैक्टर जरूर होता है। सेकंड जो है वो जिन स्टूडेंट्स का स्टडी गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है उनको उनको भी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। थर्ड चीज उसमें ये होती है कि स्टूडेंट का जो कोर्स है वो डिफरेंट हो उसके प्रीवियस कोर्स से, उसमें भी इंटरव्यू आ जाता है। चौथी चीज ये होती है कि केस ऑफिसर जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी यानी कि प्रीवियस एजुकेशन से और आपके फर्दर जो फ्यूचर प्लान्स है उनसे सेटिस्फाई होता है, फिर भी वो इंटरव्यू कॉल दे देता है। तो इंटरव्यू आना जो है वो भी बेटर है, यानी कि स्ट्रेट में रिफ्यूजल भी आ जाती है। बहुत सारी कंट्री है जैसे जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वो तो स्टूडेंट को सेकंड चांस ही नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स देख के वो अपना डिसीजन दे देते हैं कि हमने इनका वीजा जो है वो रिफ्यूज कर दिया। तो एटलीस्ट अब आप अपने आप को ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रूव कर सकते हैं कि जी हम एलिजिबल हैं वीजा के, हमें वीजा ग्रांट किया जाए। बाकी रहेगी जहाँ तक बात है इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, क्वेश्चंस जो है वो सभी के पास हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी जितने भी शेयर किए हैं क्वेश्चन, अगर किसी को क्वेश्चन चाहिए तो वो हमारे से डायरेक्टली ले भी सकता है। इंटरव्यू जो है ना हमारे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि हम लोग लास्ट 8-9 ईयर से जो है वो इसको देख रहे हैं, इंटरव्यू जो है वो 3 साल पहले से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले इंटरव्यू नहीं था होता। तो इंटरव्यू जो है उसका जो है वो थोड़ा सा मैं आपको ये टिप्स दूंगा। बाकी तो माशाल्लाह सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, और जिन लोगों का एडमिशन स्वीडन में हो जाता है वो भी मामूली लोग ही होते हैं। एडमिशन लेना स्वीडन में बहुत बड़ा काम है। वीजा मिल जाता है, एडमिशन मुश्किल से मिलता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल के अंदर इंटरव्यू के जितने भी हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस देखे हैं, 3 मेजर पार्ट होते हैं। वहां पे उसी में से वो क्वेश्चंस करते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट जो है उसपे उसामा ने बड़े अच्छे तरीके से आपको किया, मैं भी दरमियान में से सुन रहा था, और उसामा को इंटरव्यू के क्वेश्चंस वो झाड़ा झाड़ा आपको बताते जा रहे थे। दो चीजें आपने ध्यान में रखी है। नंबर वन, तो इंटरव्यू का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो यूजुअली सबको वो टाइम जो है वो सुबह 8 बजे का ही देते हैं। जब आपको इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट्स आएंगी ना, तो आप देखेंगे सबको टाइम जो है वो उन्होंने 8 बजे का ही दिया होगा। तो सबसे पहला तो आपने ये काम करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप 8 बजे से कुछ देर पहले वहां पे पहुंच जाए और ब्रेकफास्ट करके वहां पे जाएं। क्योंकि जब आप वेटिंग रूम में एक दफा चले जाएंगे तो जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाएगा आप बाहर नहीं आ सकते। बाल का ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स 8 बजे जाते हैं, उनकी इंटरव्यू की बारी जो है वो 2-3 बजे आ रही होती है। अब ये ऐसा ही होगा, क्योंकि टाइम कम है और उन्होंने कोशिश करनी है कि एक दिन में जितने वो मैक्सिमम इंटरव्यूज कर सकें वो करेंगे, ताकि सब लोग जो है वो अकोमोडेट हो सकें। ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं। एम्बेसी वाले उस पर माइंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पानी पीना है या किसी ने वॉशरूम जाना है तो वो जा सकता है। इंटरव्यू बिल्कुल आपने रिलैक्स होकर देना है, क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा होता है, वो एक एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, फिर आप जो आंसर देते हैं उसको टाइप करते हैं। तो इस वजह से जब बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि 1.5 से 2 घंटे का इंटरव्यू है, तो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी इतने लंबे इंटरव्यू में क्या वो पूछेंगे। तो उसकी रीजन यही होती है कि आपके हर क्वेश्चन को उन्होंने टाइप करना है, क्योंकि एम्बेसी जो है ये स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद, उसने आपका वीजे का डिसीजन नहीं लेना होता। इन्होंने वो आपका इंटरव्यू टाइप करना है, टाइप करके स्कैन करके उन्होंने वापस केस ऑफिसर को भेज देना है। और यूजुअली जिन लोगों के इंटरव्यूज अगस्त में आते हैं या लेट आते हैं, जैसे भी अगस्त में इंटरव्यू आएंगे इंशाल्लाह, हमें बड़ी ज्यादा उम्मीद है कि 3 अगस्त के बाद इंशाल्लाह भी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे।
और बायोमेट्रिक्स के दौरान ही स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इंटरव्यू जो ये देखिए इंटरव्यू है वो ज्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट्स पहले की आ जाएंगी, और अब बायोमेट्रिक्स की जिनकी डेट 10 की है या 12 की है उनसे पहले इंटरव्यूज की डेट आ जाएगी कि हमारी अपनी यानी कि असेसमेंट है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वही हम शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी कि वो लोग पहले आ जाएंगे। तो आपको ये चाहिए कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप मैक्सिमम जो है फोकस करें 3-4 चीजों पे। इसमें से नंबर 1 जो हमारे ख्याल के मुताबिक इंटरव्यू का पहला पोर्शन होता है उसकी स्टार्टिंग 2 तरीके से होती है। नंबर 1 एक वो स्टार्टिंग करते हैं वाई स्टूडेंट, वाई चूज स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन, और सेकंड जो है वो स्टार्ट ही करते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएं। तो दोनों इंटरव्यू के जो पैटर्न्स है ना उसको हम पैटर्न 1 और पैटर्न 2 कह के डिस्कस भी करेंगे और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ जो बात करेंगे ना वो फर्स्ट पोर्शन में करेंगे जिसमें आपके फैमिली के बारे में वो आपसे पूछेगा, आपसे वाइस स्टूडेंट के बारे में पूछेगा, आपसे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेगा, यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स के बारे में पूछेगा, कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट के बारे में पूछेगा, कोर्स कंटेंट्स के बारे में पूछेगा। तो ये चीजें हम इंटरव्यू के पहले जो क्वेश्चन है उसको ही आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस पे फोकस करें, 1-2 दिन फोकस करके सारे लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो इकट्ठे करें। फिर हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस पहले लेंगे और फिर अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो सीधा सीधा चले जाएगा आपकी पाकिस्तान के साथ टाइज कैसी है, आप फाइनेंशियली कितने साउंड है, ठीक है, और आपकी वहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सेकंड पोर्शन आएगा। थर्ड पोर्शन जब आएगा उसमें जो मैरिड लोग हैं उनका इंटरव्यू काफी सख्त किस्म का होता है, वो उसामा भी आपको बता रहा था, क्योंकि उनके ख्याल में ये होता है कि फ्रेश मैरिड कपल होते हैं वो केस बहुत खतरनाक होता है पैसे की नजर में। न्यूली मैरिड कपल जो है उसके अंदर यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों का इंटरव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन जो है हम थर्ड पोर्शन में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज यानी कि हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए जब भी आप एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाए ना तो एक चीज आप ध्यान में रखें, जो आपके सामने केस ऑफिसर बैठा होता है ना उसको सिर्फ आपसे 2 चीजें जाननी है। नंबर 1 आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं कि नहीं, और नंबर सेकंड कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी पाकिस्तान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी उसामा ने क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान में आपकी हाउसिंग कैसी है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि वो ये देखना चाह रहा है कि आप फाइनेंशियली कितने साउंड हैं, ठीक है। अब एक बंदा स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है, मिनिमम भी पर सेमेस्टर फीस जो है ये बिजनेस कोर्सेज की जो है 8.5 से 9 लाख रुपया बनती है और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम है उनके तकरीबन 13 से 14 लाख तक जाती है। तो ये जज करना चाह रहे होते हैं कि बंदा जो है फाइनेंशियली इतना साउंड है कि वहाँ पे जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो स्पाउस वीजा पे जा रहे होते हैं अगर उनसे ये पूछते हैं कि जी आपके हस्बैंड वहाँ पे जाके क्या करेंगे, लेकिन लीगली तो स्पाउस को जो है वहाँ पे वर्किंग अलाउ है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये कह देता है कि मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाके जॉब करेंगे या मेरी वाइफ वहाँ पे जाके जॉब करेगी, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन आपको सुनने में लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे वो ये जज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है उसकी इंटेंशन जो है टुवर्ड्स स्टडीज जेन्युइन नहीं है, तो वो आपका वीजा इस चीज पे रिफ्यूज कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपने अपने तौर पे जज करना है उस क्वेश्चन को, जो आया वो क्वेश्चन जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, अपने जो आपको रियल टाइम में जो चीज जो आप लग रहा है वो आपने दे देना, ठीक है। और सेकंड वंस अगेन हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि यानी कि इस अभी तक जो इंटरव्यूज हुए हैं 3 या 4 इंटरव्यूज हुए हैं, यानी कि वो भी जून के स्टार्टिंग में, उसके बाद तो फिर सारा कुछ जो है वो खराब हो गया था मामला। इंटरव्यू के लिए जाए, एम्बेसी का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, उनके साथ कभी भी जो है वो अग्रेसिव ना आप उनके साथ बदतमीजी ना करें, आराम तसल्ली से अपने हर क्वेश्चन का आंसर दें। जो केस ऑफिसर सामने बैठा होता है ना वो आपका वीजा लगा नहीं सकता या ना आपका वीजा रिफ्यूज करवा सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट बना के देती है ना केस ऑफिसर के सामने वो रिपोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आपकी छोटी सी बदतमीजी, आपका छोटा सा रूड बिहेवियर जो है वो उनके अगर रिपोर्ट में उन्होंने गड़बड़ कर दी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यूजुअली यानी कि स्टूडेंट एम्बेसी इस्लामाबाद जो बहुत अच्छी है वो इस तरह के मसले सारे स्टूडेंट्स के लिए इकट्ठे नहीं करती है, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो लोग बायोमेट्रिक्स के लिए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि एम्बेसी का बिहेवियर जो बड़ा ही पॉजिटिव होता है। अभी एक और भी इनमें हमारे साथ जी आप पूछ सकते हैं जो लास्ट टाइम हमें मोटरसाइकिल बुक करे बस चलावा। अच्छा मेरे ख्याल थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ गई। जो एम्बेसी का स्टाफ जो है बहुत कोऑपरेटिव, ठीक है जी। इंटरव्यू के जो क्वेश्चनर है उसमें सामान्य पहला क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दिया आपके साथ। अब यानी कि किसी स्टूडेंट का उसके हवाले से हाँ एक और चीज, आपने बहुत लंबे आंसर भी देने किसी भी क्वेश्चन का, फॉर एग्जांपल आपसे वाइस स्टूडेंट पूछते हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर एलैबोरेट करें। और अगर आपसे पूछते हैं कि आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू केस अप्लाई किया तो सामान्य पहले तय कि स्टूडेंट एम्बेसी इस्लामाबाद है वो कंसल्टेंट्स के बहुत ज्यादा खिलाफ है। अगर आपने खुद से केस अप्लाई किया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया तो कभी भी आप कंसल्टेंसी फर्म का नाम ना लें, वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस केस को स्टेट में वो रिजेक्शन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है।
तो कंसल्टेंट का नाम आपने नहीं लेना, आपने खुद ही कहना कि आपने केस अप्लाई किया। जब आप ये कहेंगे ना कि हमने केस अपना खुद अप्लाई किया, तो आपसे पूछेंगे कि आपको स्वीडन के बारे में पता कहाँ से चला, कि स्वीडन में ये यूनिवर्सिटी है या स्वीडन में भी लोग स्टडीज के लिए जाते हैं। तो उसका मुनासिब आंसर जो है वो 2-3 उसके बेस्ट आंसर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये बता सकते हैं कि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स जो है काम कर रहे हैं स्टूडेंट पे, मैंने भी कोई ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा ये मीडियम है जहाँ से लोग जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो है वो वर्कशॉप्स होती हैं स्टडी अब्रॉड की, जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोज होती हैं। आप बता सकते हैं कि जी हम एक्सपो में गए थे, वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। इसके अलावा स्टडी स्टूडेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ उसको भी आप कोट कर सकते हैं कि वहाँ से मैंने काफी ज्यादा डाटा दिया। ठीक है, या आप अपने जो प्रीवियस आपके क्लास में वहाँ पर भी आप उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं कि वहाँ पे वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। तो आपने जवाब तो मुझसे देना है। एक और बात है कि वहाँ पे अगर वो आपसे उर्दू या पश्तो भी बोलते हैं, तो आपने जो जवाब देना वो इंग्लिश में देना, ठीक है। और कोशिश करें कि वो लोग जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, वो अभी उनके पास टाइम है, वो कोई भी यानी कि लैंग्वेज सेंटर जो है वो ज्वाइन कर लें या ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, ताकि उनकी जो है लैंग्वेज में थोड़ी सी फ्लुएंसी आ जाए। ये भी प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू में, बात के स्टूडेंट्स हैं वो फ्लुएंट नहीं होते हैं, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी कोशिश ये होती है कि जिनकी थोड़ी सी उनको नजर आ जाए कभी, तो उसको वो पकड़ लेते हैं नहीं, लेकिन इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, वहाँ पे जाके जो है अपनी स्टडीज जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते। सर इंटरव्यू में ये इंटरव्यू और लैंग्वेज पे कुछ थोड़ा सा और ऐड करूंगा कि कभी भी अगर आपके साथ, जैसे सदीक भाई ने मेंशन किया कि वो अगर उर्दू या पश्तो में बोले भी, तो आपने इंग्लिश में आंसर देना है। आपको इंग्लिश में नहीं भी आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप उससे रिपीट करवा के आप उसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा आंसर जो है, क्वेश्चन जो है उसको चेंज कर दें। इस सेंस में नहीं कि क्वेश्चन पूछे ना, उसको कहेंगे थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन आप बता देंगे क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में रहें। आप अभी इस वीक इस इनटेक में दो वीजे अभी तक रिफ्यूज हुए हैं। एक तो खैर वो कोर्स ऑनलाइन है इसलिए हो गया, दूसरा इंटरव्यू के दौरान ये बात किया कि क्या मैं बाकी का जो इंटरव्यू है मैं उर्दू में दे सकती हूँ। ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। इस चीज को आपने नहीं देखना है। आपकी इंग्लिश वीक है, डजंट मैटर, आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करके इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में बिठा लेंगे। आपने वहां पे ये नहीं कहना कि जी मैं अपना इंग्लिश में या उर्दू या पश्तो या एनी अदर लैंग्वेज में इंटरव्यू दूं। इंग्लिश पे फोकस करें, इंग्लिश को इंप्रूव कर लें, अभी भी स्टिल टाइम है हमारे पास। जी सर जी। लास्ट टाइम ना एक केपीके के स्टूडेंट थे पेशावर के ना, और जब वो इंटरव्यू दे के निकले बहुत बड़ा खुश था जी। मेरे साथ भी इंटरव्यू थी, पश्तो में उन्होंने बात किया तो बड़े खुश थे जी मेरा वीजा लग जाएगा। बात उनके इंटरव्यू की जब रिफ्यूजल आई तो उसमें मेंशन किया हुआ था कि स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में नहीं पश्तो में इंटरव्यू देना चाह रहा था। तो प्लीज इस चीज को जो है वो सीरियस आप नोट्स पे लें, ठीक है ना। अभी जो बायोमेट्रिक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको तो यही है कि आपको कोशिश करनी है कि चाहे यार जैसी भी इंग्लिश है सिंपल वर्ड्स यूज कर लें, कोई इतने मुश्किल अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उनको आपने कन्विंस करना है, जो इंटरव्यू होता है वो आपने उनको कन्विंस करना है कि आप आंसर ठीक दे रहे हैं। उसके अंदर वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को नहीं देखेंगे या आपकी तो मेरे ख्याल से आप की तरफ जाना चाहिए। तो प्लीज वन बाय वन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमें सेमिनार किया वेबिनार इसके वाले से अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई पूछ लो, उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ। काइंडली वन बाय वन प्लीज। चलें अब्बास भाई पहले पूछ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन सर, बेसिकली मेरा एडमिशन हुआ है हैम्पस्टर यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम में नॉर्डिक वेलफेयर, और मैंने बीबीए ऑनर्स किया हुआ मार्केटिंग में। तो सर किस तरह अगर वो क्वेश्चन पूछे ये रिलेटेड है कि नहीं आपकी स्टडी के साथ, तो सर मैं क्या आंसर दूंगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा ये आपका बड़ा अच्छा ये पॉइंट आपने रेज किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी ऐसे होंगे। देखिए हमने लास्ट टाइम जब वेबिनार किया था ना उसमें हमने कहा था कि आपका इंटरव्यू बड़ा टेक्निकल होगा, टफ होगा थोड़ा सा इंटरव्यू, क्योंकि आपने जो कोर्स किया ना, स्टूडेंट में 2 किस्म के कोर्स होते हैं। एक कोर्सेज ऐसे होते हैं कि उनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, जैसे आपने आप एमबी के लिए एलिजिबल है, अगर आप यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अप्लाई करते हैं, किसी और कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोर्स के प्री रेक्विजिट होते हैं। ऐसे कुछ कोर्सेज स्टूडेंट में ऐसे हैं जैसे जिसमें नॉर्डिक वेलफेयर सिस्टम आ जाता है। इस कोर्स की जो है ना रिक्वायरमेंट, वो जनरल रिक्वायरमेंट है कि कोई भी स्टूडेंट जिसका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और इंग्लिश कर रहा है वो। अब आपका जब इंटरव्यू होगा तो उसको कोई आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं आपके पास आता हूँ। आपकी आवाज ना दरमियान में, हाँ जी आपकी आवाज दरमियान में ड्रॉप हो जाती है।
क्या मैं आपकी से इसमें हैंड्री लगी है, इसको दूसरी लगी है जो बड़ी। जी एक मिनट आवाज देखिए, आपका ना उसामा की उससे हाथ से कर देता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। ये एक मोबाइल ले जाना, फिर दो मोबाइल जाएगा। मेरे ख्याल में आप आवाज क्लियर आ रही है मेरी आवाज भाई आपको? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मैं ये नहीं बता ये रहा था कि अब आपका जो इंटरव्यू है ना वो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि आपने जो कोर्स चूज किया ना ये नॉर्डिक वेलफेयर सिस्टम का, ये कोर्स जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट है। किसी ने भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है, यानी कि मैथमेटिक्स वाले लोग हैं या जिनका बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, जैसे आपका बिजनेस का बैकग्राउंड है, सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड है, हर बंदा ये कोर्स चूज कर सकता है, क्योंकि आप एडमिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होते हैं। अब आपसे वो ये पूछेगा कि इस कोर्स का आपको फ्यूचर में बेनिफिट क्या है। अब अगर आप ये नॉर्डिक वेलफेयर वाला कोर्स देखें ना, तो ये कोर्स किस चीज पे है? ये कोर्स है एक तो नॉर्डिक वेलफेयर सिस्टम जो उनका यानी कि सिस्टम है पूरा, यानी कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इनको हम वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं ना। तो वो आप इस कोर्स में स्टडी क्या करेंगे, आप उनको स्टडीज करेंगे और उस वो जो एडल्टरीज पे वर्क कर रहे हैं, खासतौर पे बूढ़े लोगों पे या बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उस पर आपने फोकस करना है। आपका जो कोर्स है ना वो बड़ा जबरदस्त कोर्स है। आपने अब केस अपना खुद अप्लाई किया कि किसी से आपने अप्लाई करवाया था? इसमें आपने जो अपनी एसओपी में लिखा हुआ था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब आपने इसकी एसओपी में क्या लिखा था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो फिर आपको मशवरा दिया जा सकता है कि इंटरव्यू में कैसे आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। सर मैं ये लिखा था कि जो इनका वेलफेयर सिस्टम है, इनका लाइफस्टाइल है, इनकी सोशल लाइफ है, तो मैं जब पाकिस्तान आऊँगा तो मैं आगे कोशिश करूँगा किसी जैसे इलेक्शन में है आगे पर हिस्सा लूँ, ताकि जो ये जो वेलफेयर से रिलेटेड है तो ये किसी कानून के तहत ही लागू हो सकती पाकिस्तान में आके। नहीं बिल्कुल, आप वो तो डेफिनेटली सी बात है, यानी कि जो भी लोग ये कोर्स करते हैं वो अपनी एसओपी में यही लिखते हैं कि हम फ्यूचर में किसी एनजीओ में काम करेंगे, या पाकिस्तान जो है वो उसमें ऑलरेडी यानी कि एक बहुत ज्यादा डिजास्टर चल रहा है फ्यू ईयर्स, और यहाँ पे उस सिस्टम की हम कोशिश करेंगे कि उसको हम करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बस इसी चीज पे फोकस करना है और कोशिश करनी है कि जो आपने एसओपी में चीजें कही है ना उनको आप बेहतर तरीके से जो है वो वहां पे एक्सप्लेन कर सकें। कोर्स बहुत जबरदस्त है आपका, ठीक है। तो जस्टिफिकेशंस आप पहले से बना के लेके जाएं, आपसे ये नहीं कि बड़े सख्त किस्म के क्वेश्चंस होने हैं, आपके पास उनकी जस्टिफिकेशंस होनी ही चाहिए ऑलरेडी। काइंडली सर एक मेरा भी क्वेश्चन है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज ओके कीजिएगा। जी कौन सा अपना बता दें, बात कौन कर रहे हैं? रफीक नाम है सर मेरा। जी सर। तो काइंडली बाकी तो सर रही इंटरव्यू की बातें, जाहिर सी बात है मास्टर्स के स्टूडेंट हैं सारे, तो जाहिर सी बात है मेंटली तौर पे जिसके इंटरव्यू आए हुए हैं तो सारे मेंटली तौर पे प्रिपेयर हुए होंगे, माशाल्लाह क्वालिफाइड भी हैं, तो इतना इशू इंग्लिश का भी नहीं होगा, दे कैन आंसर इजीली ना। तो मेन चीज जो मैं जानना चाह रहा था वो ये कि हमें अभी तक एक्चुअल जो है ना वो काउंट नहीं पता चला कि यार इंटरव्यू में बायोमेट्रिक के स्टूडेंट्स हैं कितने। तो इस वजह से देखिए हमने मेरा माइंड जो मेरा आइडिया कहता है कि विद इन फर्स्ट टू सेकंड वीक ऑफ अगस्त जो है हमारे इंटरव्यू वो हमें कॉल कर देंगे, लेकिन फैक्ट एंड फिगर क्या कह रही है क्योंकि मुझे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं पता कि वो क्या है इस वक्त। स्टार्ट में हमने ये सुना था कि 235 ओवरऑल स्टूडेंट है, अब मुझे कोई एक दो दिनों में ये न्यूज मिली कि मोर देन 900 स्टूडेंट है, तो बायोमेट्रिक के इतने, तो आपको उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं जानना चाह रहा था। देखिए रफीक साहब, मैं इस बारे में बड़ी माजरत के साथ एक चीज ऐड ये करना चाहूंगा कि किसी के पास भी ना एग्जैक्ट डाटा नहीं है सिवाय एम्बेसी के। एम्बेसी को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन 900 तो बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। एक हर बंदे की असेसमेंट है, मेरे ख्याल में 250 से 300 के दरमियान स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और उसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डायरेक्टली वीजे ग्रांट हो चुके हैं, ठीक है। और जो इंटरव्यूज वाले स्टूडेंट्स हैं वो 60-70 के करीब है, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टिल वेटिंग पे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, कि इंटरव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड करेगा कि आपको रेजिडेंस परमिट ग्रांट होना है या अनफॉर्चुनेटली आपको रिफ्यूजल मिलनी है। तो आप इंटरव्यू को इतना लाइट ना लें, कोशिश करें कि आपके पास टाइम है तो आप इंटरव्यू पे जितना फोकस कर सकते हैं वो फोकस करें, और अपने ये नहीं कि देखें हर स्टूडेंट का इंटरव्यू डिफरेंट होगा। 2-3 चीजें तो बड़ी क्लियर कट सी हैं कि आपको अपना जो है ना जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है आपकी उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको उसमें से बेसिक डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, और जो न्यू आपका कोर्स है आपने उसको इंटरलिंक्ड करना है, और आपने बताना है कि आपने प्रीवियस कोर्सेज में ये चीजें बेसिक लेवल पे पढ़ी, अब आप एडवांस लेवल पे पढ़ने के लिए जाएंगे, यानी कि आपने उसका इंटरलिंक शो करना है। ठीक है, तो रफीक साहब इंशाल्लाह ये इस हवाले से अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जरूर ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है, सबके पास एक वो ऐसी बात है कि हर किसी की अपनी असेसमेंट है। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई रीजन ऑफ स्टडी अगर मेंशन ना की हो तो उसका क्या आंसर करना चाहिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? देखिए, अगर तो किसी ने वहां पे एसओपी अपनी लिखी नहीं है तो ये तो बड़ी अजीब बात है, उसको तो यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी मांग लेते हैं कि आप अपनी एसओपी दें। अगर किसी ने नहीं दी है तो इंटरव्यू में फिर वो अपनी एसओपी लिख के लेके जाए और उसको वहां पे जस्टिफाई करे जाके कि उसने कोर्स यूज क्यों किया था। अच्छा से एक मिनट रुकिएगा, मेरा भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस है ना, मेरा भी इशू यही था कि उन्होंने मुझसे एसओपी मांगी थी, मैंने नहीं दी थी। तो ये मेरी आपसे, आपके जो है ना जो कुलीग है उनसे भी मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैंने केस अपना खुद फाइल किया था। उन्होंने मुझसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे थे, अगेन उसके अंदर अगेन एसओपी उन्होंने मुझसे मांगी थी, तो मैंने अगेन उन्हें हल्की सी छोटा मोटा आंसर कर दिया था। मुझे नहीं उस सब इन्फॉर्मेशन थी कि एसओपी में लिखा क्या जाता है। थोड़ा तो जो जनरल मुझे समझ आई थी मैंने कर दिया था, क्योंकि ग्रुप में मैं बाद में इंटर हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने मेरा लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी है, लिंकोपिंग। नहीं, बड़ी ज्यादती की आपने। देखिए, एसओपी तो आपकी बेसिक चीज होती है, लेकिन देखिए अब रफीक साहब कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं, अब अपनी एक अच्छी सी एसओपी बना लें और जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहां पे उनको बताइएगा कि मैं यानी कि अनफॉर्चुनेटली अपलोड नहीं कर सका, लेकिन आपको पहली बात मैं बता दूं, यानी कि पूरा जो आपका वीजा फॉर्म होता है ना, केस ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये पढ़े आप पैदा कहाँ पे हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया। केस ऑफिसर डायरेक्टली जब एसओपी पे जाके डिसाइड करता है कि उसने आपको वीजा ग्रांट करना है या आपका वीजा रिजेक्ट करना है। तो आपने यानी कि अगर नहीं है तो आप अपनी एसओपी अच्छी सी बना लें अभी और अपने कोर्स के मुताबिक बनाएं, जब इंटरव्यू के लिए जाए तो वो लेके जाए, उनको रिक्वेस्ट करें कि उसको भी आपके इंटरव्यू का पार्ट वो बनाए, ताकि यानी कि केस ऑफिसर के पास एटलीस्ट आपकी एसओपी चली जाए। अब तो मेरे ग्रुप के बाद तो मैंने पूरे नोट्स बना लिए हैं कि अकॉर्डिंग टू नोट्स मैंने चलना है। एसओपी, मेरी प्रीवियस एजुकेशन, मेरी जो है ना आफ्टर जो है ना वीजा ग्रांट मुझे क्या करना है, और आफ्टर माय जो है डिग्री मैंने क्या करना है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन वो ऑन दैट पॉइंट ना मुझे इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ये बहुत बड़ा जो है ना मिसहैप हो गया है। अच्छा सदीक भाई, एक मेरा भी क्वेश्चन है इस टाइम, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तमाम भाइयों को। एक डेथ हो गई है मेरी फैमिली में, मैंने थोड़ी देर में उधर जाना, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कहा वो कर लूँ, तो फिर मैंने निकलना है वहाँ के लिए। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? शरोज बात कर रहा हूँ सदीक भाई। जी शरोज भाई कैसे हैं? किसकी डेथ हो गई? शरोज भाई, सदीक भाई एक क्वेश्चन ये था कि मैंने ना अब जिस तरह के फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर वो मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके पास ना चले पैसे आए, आपको किसने फंड मतलब कौन है आपका ये जो आपको फंडिंग कर रहा है, तो मैं अपनी मदर को बोलूंगा कि मेरे फादर की तो डेथ हो गई है। इससे आगे वो पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मदर को बोलता हूँ कि मेरी अम्मी ने दिए हैं, तो वो मुझसे पूछें कि वो क्या करती हैं, तो मैं उनको बताऊँ जी वो हाउस वाइफ है, तो वो आगे इसकी जस्टिफिकेशन फिर मैं क्या चीज लूँ? देखिए बात है कि बिल्कुल अगर आप कह सकते हैं हाउस वाइफ है, वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे तो आप बता देंगे हमारी जो है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने सेल की है, ये हमारी रेंटल प्रॉपर्टीज है, वहां से हमको इनकम आती है, वो तो कोई बात नहीं है, ये इतनी बड़ी जस्टिफिकेशन नहीं है ना, वो इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन मेडिकल में करते हैं। लेकिन अगर करेंगे तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि हमारी जो फैमिली इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है, कुछ हमने रेंट आउट की हुई है और कुछ मेरी एजुकेशन के लिए उन्होंने रखी थी, वो सेल करके उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। और इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू ना अकाउंट जो है, मैंने अपना अकाउंट जैसी बात है मेरा पर्सनल अकाउंट है, मुझे किसी ने फाइनेंस नहीं किया, तो मैं अपना अकाउंट जो प्रॉपर वे में यूज करता हूँ। कभी 50-60 हज़ार अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी 1 लाख चला जाता है, कभी क्योंकि मैं उससे ही अपने मेरी फैमिली बिजनेसेस है, जो मेरा अपना काम है, जो मेरे अपने जैसे हाउस वगैरह के बहुत इश्यूज होते हैं वो यूज करता हूँ। तो अगर मैं अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा हूँ तो उसका कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अमाउंट अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता रहता है। किसका क्वेश्चन है ये? रफीक साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी मेरा क्वेश्चन है ये। रफीक साहब, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बाकियों को भी प्लीज मौका दें, वो भी पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसके साथ ही मेरा, क्योंकि अगर उनकी रिक्वायरमेंट जो है 30 लाख तक है, तो मेरे अकाउंट में मोर देन 35 लाख कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी मुझे क्वेश्चन करना है। जी जैसे जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे 1 हफ्ते बाद मेल आ गई थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। 4 चीज़ें मांगी मुझसे उन्होंने। एक मांगा मुझसे उन्होंने बैंक स्टेटमेंट कि ये हमें सेंड करें और एक्सप्लेन करेंगे ट्रांजैक्शन कैसे हुई है सारी में।
दूसरा उन्होंने मुझसे पूछा FRC दे मुझे दोबारा अपनी, मैंने वो भी दे दी क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट मैंने पहले भेजा हुआ था उन्हें। ठीक है। इतने थे मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रीवियस स्टडी से, और मुझे जॉब कॉन्ट्रैक्ट मैंने सभी चीज़ें सेंड कर दी। लेकिन जब मुझे इंटरव्यू की मेल आई तो उसमें उन्होंने वो स्टेटमेंट वाली चीज़ निकाल दी, बाकी 3 चीज़ें कहा जी आप हम वैसे में लेके जाएंगे चीज़ें। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप वही 3 चीजें लेके जाएंगे, सही है। यानी कि इसका मतलब है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट से वो जस्टिफाई कर दिया आपने, वो से सेटिस्फाई हो गए, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लेके जाएंगे, उन्हें वो स्कैन करके दोबारा से केस ऑफिसर को सेंड कर देंगे। तो मुझे स्टेटमेंट लेके जाने की जरूरत है दोबारा कि नहीं, स्टेटमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया तो आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो किया नहीं उन्होंने। FRC मैंने दी थी तब मैंने मैरिज सर्टिफिकेट भेजा तो FRC मांग ली, और जब FRC मैंने सेंड किया तो कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाओ आप। नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं, इसमें कोई नहीं, आपसे जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं वो। सिद्दीक भाई एक क्वेश्चन था। जी सर मैंने जो अकाउंट स्टेटमेंट दी गई है ना वो जो है यानी कि अकाउंट वो मेरा और मेरी मिसेस का जॉइंट अकाउंट है, तो उसका वो फिर पूछ सकता है कि आपकी मिसेस जो है वो पीछे से कैसे रहेंगी या कैसे फंड यूज करेंगी, या आप जॉइंट फंड है इसमें, या उसकी फिर क्या जस्टिफिकेशन देनी है उनको? देखिए पहली बात में ये देखिए ना, ये पिछले साल उन्होंने अलाउ किया, उससे पहले वो जॉइंट अकाउंट जो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं था। अभी हस्बैंड वाइफ का अकाउंट वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर उस पे वो जस्टिफिकेशन मांगते हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? पर्सनली आप क्या करते हैं? जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे? जॉब कर रहे थे पहले। जॉब कर रहे थे तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए कोई आप बता सकते हैं कि हमारा कोई फैमिली बिजनेस है जहाँ से हर मंथ पैसे आते हैं, तो आपकी वाइफ उससे जो गुजारा कर लेगी, या बता दीजिए कि हमारे यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज का बिजनेस है या कोई भी ऐसा बिजनेस है, पार्टनरशिप डीड है, वो साथ लगा दीजिए। अगर पूछते हैं तो पहली बात है तो ये नहीं पूछेंगे इस तरह का क्वेश्चन। तो सर अगर वाइफ जॉब करती है तो उनका बता दूं कि जॉब करती हैं वो, अगर वाइफ जॉब करती है तो उसका भी बता सकते हैं। ठीक हो गया जी। और किसी का क्वेश्चन? किसी और का क्वेश्चन है कि अब सेशन का भी ऑफ करें? कितना टाइम हो गया? 3-4 मिनट जी। किसी का कोई क्वेश्चन है कि पहले भी मैंने आपसे वो क्वेश्चन किया था कि वो लास्ट टाइम जो मेरा रिजेक्ट हुआ था कि हम अगर फैमिली के अबाउट कुछ चेंज करना चाहें उनको, मतलब जैसे भाई उनका मैंने बताया था कि वो पाकिस्तान में होते हैं या वो बाहर होते हैं, पहले मैं उनको बताया था बाहर, तभी मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में है, वो जॉब कर रहे हैं या इधर को अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसमें कोई इशू तो नहीं होता कि उनको चेंज कर लें? देखिए आपको ना हमेशा देखिए एम्बेसी में सच बोलना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे शेंजन डेस्क में सारी चीजें उसी वक्त वेरीफाई कर लेंगे। आपको पहली दफा बताने नहीं चाहिए था कि आपके पास स्पेन में। अब अगर आपने तो इसका मतलब फिर सही है। भाई आप ये नहीं कि जो ना हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, जब भी आपकी इंटरव्यू की डेट आती है ना तो आपको थोड़ी सी स्पेशल प्रिपरेशन इंशाल्लाह करवा देंगे। नो प्रॉब्लम। सिद्दीक भाई क्वेश्चन था। जी सिद्दीक भाई मेरे ना 2 भाई नॉर्वे में होते हैं, तो यानी कि बड़े भाई ने फीस दी है, तो अगर वो पूछे तो उनको बताना कि वो नॉर्वे में रह रहे हैं या सेटल हैं उधर। अब सही बात है, आपने फीस नॉर्वे से जमा करी पीछे में तो सही ना भाई इसमें तो आप तो छुपा ही नहीं सकते वो तो बताना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके वीजे पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, आपने अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, आपने बताना है। अब एक बेचारा स्टूडेंट है लुलियो यूनिवर्सिटी का, उसका लास्ट टाइम भी रिफ्यूज हुआ था इसी चीज पे कि उसने पहले अपनी स्टेटमेंट कुछ और दी थी, बाद में स्टेटमेंट कुछ और दे दी थी उसने। तो आपने सिर्फ बैठ जाना है कि मैं स्टूडेंट सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, जो मैंने कोर्स चूज किया है वो किसी और कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। मेरे वाला तो वाकई नहीं है पाकिस्तान में। आपके वाला तो वाकई नहीं है, बिल्कुल आपका कोर्स बहुत जबरदस्त है। बस आप थोड़ी सी मेहनत करें अपनी एसओपी पे और अपने क्वेश्चंस के आंसर बड़े अच्छे तरीके से विचार करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर कर देगी। तो देखिए मैंने मेरा भी क्वेश्चन था जी कि अब बाकी आप फिर मतलब इसके बारे में बता रहे हैं कि यूरोप में अगर कोई सिबलिंग्स वगैरह हैं तो उसका मेंशन नहीं करना, अगर आपने ऑलरेडी नहीं मेंशन किया तो। जी बिल्कुल मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वही बात होती नहीं है आप बैल मुझे मार। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। मैंने आरटी किया है 2018 में, तो अभी जो मेरा प्रोग्राम है वो मास्टर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना, तो उसका फिर अगर पूछेंगे कि ये उपसाला यूनिवर्सिटी। अच्छा तो है तो वो सेम ही एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उसका फिर क्या उसको आप तो ये जैसे उपसाला वाले तो ये जस्टिफिकेशन देते हैं टॉप 100 यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ी जस्टिफिकेशन और क्या हो सकती है?
देखें, उपला यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें, अपना कोर्स कंटेंट्स निकाल के उस पर वर्किंग करें। अभी हमने आज पहला जो है ना वो इसका डिस्कस किया है इंटरव्यू का ना, इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में सारे लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप दूसरों की हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा सेशन हो। आज थोड़ा सा बस उसामा और अफान भी आज पार्टिसिपेट नहीं कर सका, तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो इंशाल्लाह हम लोग फ्राइडे को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो बड़ा सेशन हो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा